नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे पाइल्स की, जिसे अर्श रोग भी कहा जाता है। ये बेहद तकलीफदेह होता है। इस समस्या में रोगी को गंभीर कब्ज तो होता ही है, असहनीय तकलीफ, कांटों से चुभन, मस से घाव और जलन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये रोगी को कमजोर भी बना देता है। तो अगर आज आप भी पाइल्स से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए 3 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और ये तीनों मेहमान अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांगा के भट्टाचार्य जी। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप चाहें तो जीमेल के जरिए भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी सवाल लिख सकते हैं। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें बैठना भी मुश्किल हो जाता है और मेडिकल भाषा में इसे हेमरॉइड्स कहा जाता है। दरअसल पाइल्स की समस्या पूरी सेहत पर असर डाल सकती है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के शौच करने वाले अंग यानी गुदा में होती है। बीमारी में मुख्य रूप से शौच करने वाले अंग में सूजन, मस्सा या गांठ हो जाती है। शौच करने वाले अंग यानी गुदा पर ज्यादा दबाव के कारण भी ये समस्या होती है, जिसके कारण शौच करने में असहनीय दर्द होता है। पाइल्स के मरीजों को कई बार शौच के साथ खून भी आता है। पाइल्स या बवासीर लोगों में 4 प्रकार से होता है। पाइल्स के प्रकार: अंदरूनी बवासीर। ये बवासीर शौच करने वाले अंग के अंदर विकसित होता है और ये आमतौर पर दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि ये शौच करने वाले अंग के बहुत अंदर बनता है। बाहरी बवासीर। इस प्रकार का बवासीर शौच करने की जगह के ऊपरी हिस्से में होता है, ठीक उसी जगह पर जहां से मल त्याग किया जाता है। कभी कभी ये गांठ के रूप में दिखाई देता है। खूनी बवासीर। खूनी पाइल्स में मल के साथ खून आता है। कई बार इसमें खून के थक्के बनने लगते हैं। इसमें शुरू में तो कम खून आता है, लेकिन धीरे धीरे ज्यादा खून आने लगता है। प्रोलिप्स्ड बवासीर। अंदरूनी बवासीर में सूजन आने के कारण प्रोलिप्स्ड पाइल्स हो जाता है, जो एक गांठ का रूप ले लेता है। कहते हैं जानकारी ही बचाव है। ऐसे में पाइल्स के कारण और उसके निवारण के बारे में विस्तार से जानकारी पाकर इससे बचा जा सकता है। तो आप भी इस समस्या से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहले कॉलर भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नोएडा से हमें विनोद कुमार जी ने कॉल किया है। विनोद जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आपका प्रश्न पूछ सकते हैं आप अपना। विनोद जी, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिएगा और अपना सवाल एक बार में पूछिए। हाँ जी मैडम जी, हम मतलब कि शौच जाने के बाद हमको वहाँ से खुजली होने लगता है और गांठ बनने लगता है। आपने अभी तक किसी को दिखाया है, किसी डॉक्टर को? जी दिखाए थे मगर अभी सही नहीं हुए। जी दिखाए हुए थे। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे विनोद जी से? हाँ जी, आपको लेट्रिन करने के टाइम पे खून निकलते हैं कभी? खून नहीं आता है। हाँ जी, ये खून नहीं आता है। नहीं। पहले तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये जो खुजली हो रहा है वो भी कभी कभार पाइल्स में भी देखा जाता है। तो पहले हमें ये देखना है कि आपको पाइल्स है या नहीं। वो एक डॉक्टर जांच करने के बाद ही बता पाएंगे। एक बार पाइल्स है तो आगे के हिस्सा इलाज की इसी के मुकाब होगा, क्योंकि खुजली के कारण कई होते हैं, उसमें पाइल्स भी एक है। और पाइल्स है तो इलाज पाइल्स के हिसाब से होंगे, और कोई अन्य कारण है तो इसके इलाज अन्य कारण जैसे होंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है आप किसी डॉक्टर के पास आइए, उनको एक बार दिखाइए। आपको एक पूरी जांच करने के बाद ही आपकी डिटेल्स पता चलेंगे और इसी के इलाज आगे तक इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और डॉक्टर भट्टाचार्य जी, इसी के साथ हमने जो अभी बताने की कोशिश की, पाइल्स को लेकर जानकारी दी, उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी,
पाइल्स एक कॉमन बीमारी है, काफ़ी लोगों में देखा जाता है, लेकिन इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। मेरे पहला मैसेज ये है कि कभी भी पाइल्स को नज़रअंदाज मत कीजिए। इसके कोई कारण होते हैं। एक तो चलो ये तो बीमारी है ही है, ऐसे आपको ऑलरेडी बताया गया कि उससे कमजोरियाँ होते हैं कि लोगों को खून गिरते हैं। उससे खून गिरने के कारण कुछ ही दिनों के बाद खून की कमी भी होते हैं और उसके कारण कमजोरियाँ होते हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक ये है कि पाइल्स की जो लक्षण है वो काफ़ी टाइम कैंसर में भी देखा जाता है। जो रेक्टम या मॉल द्वार की कैंसर है उसकी एक सिम्टम्स है खून गिरना, और काफ़ी लोग खून गिरना आम मान के चलते हैं और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि उनको असल में कैंसर होते हैं। और जब तक वो मरीज़ हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, कैंसर काफ़ी फैल चुका है। इसीलिए मेरे आप सबको पहला मैसेज ये होंगे कि जब भी आपको लेट्रिन के रास्ते पे या मॉल द्वार में खून आता है, पहले तो कोई डॉक्टर को दिखाइए, उसको अच्छे से एक बार जांच करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आगे की इलाज शुरू होना चाहिए, ना कि उसको नज़रअंदाज करके उसके ऊपर रहना है। ये मेरे आपसे पहले मैसेज है। ठीक है। कॉलर सौरभ पाठक ने हमें कोलकाता से कॉल किया है। सौरभ, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये मैम मेरा पहला प्रश्न है, क्या पाइल्स की समस्या आनुवांशिक हो सकती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, पाइल्स का क्या मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी मौजूद है या केवल सर्जरी से ही ठीक हो सकता है? थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपके सवाल के लिए। डॉक्टर गुप्ता, जैसे इनका सवाल है सौरभ का कि क्या इसके आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, यानी फैमिली हिस्ट्री में रहा हो, ज़रूरी है? बिल्कुल सही है, ऐसा भी देखा जाता है। एक कारण उसमें कुछ हद तक आनुवांशिक भी माना जाता है कि अगर किसी फैमिली मेंबर में पहले हुआ है तो आने वाले बच्चों में भी ये होने की संभावना रहती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो इसको बढ़ावा देने वाले जो कारण हैं वो हमारे खान पान से ही रिलेटेड हैं। अगर हमारा खान पान हम सही रखें, और जो मुख्य इसमें जो सहायक कारण होते हैं वो है कब्ज का होना, मीन्स कॉन्स्टिपेशन होना। अगर हम उसका ध्यान रखें, हमारे वो जो कि खान पान से सीधा उसका संबंध है, ऐसा हमारा खान पान होना चाहिए कि हमें कब्ज ना होने पाए, तो ये पाइल्स होने की जो संभावना होती है वो नहीं होगी। अगर है तो वो उसमें सुधार भी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। और जैसा दूसरा प्रश्न आपका कॉलर का था कि ये मेडिसिन के द्वारा ठीक हो सकता है या उसमें हम बाद में आएंगे, ट्रीटमेंट वाले सेगमेंट में आएंगे। अभी एक और कॉलर हैं, विभू दत्त ने हमें ओडिशा से कॉल किया है। विभू जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम। नमस्कार, बताइए। मैडम, जो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन होता है और गैस्ट्रिक होता है, अच्छा, इसका क्या, इसके ऊपर क्या रिलेशन है क्या पाइल्स होने के लिए? अच्छा, ये बताइए कब से समस्या आपको? समस्या नहीं है मैडम, पूछ रहा हूँ तो जानकारी के लिए। अच्छा, थोड़ा गैस्ट्रिक होता है तो इसीलिए। ठीक है। डॉक्टर विजय कुमार, आप इन्हें बताना चाहेंगे, जानना चाह रहे हैं गैस्ट्रिक की समस्या और कॉन्स्टिपेशन की समस्या, इनमें कोई रिलेशन है और ये क्या आगे जाके फिर पाइल्स का कारण बन सकता है? इन दोनों में एक ये रिलेशन होता है कि जिनको ये गैस्ट्रिक की समस्या होती है उनमें कॉन्स्टिपेशन भी होता है। और गैस्ट्रिक की जो समस्या है वो हमारे खान पान से जुड़ी हुई है। जैसे हम लोग बहुत मैदा खाते हैं तो उन लोगों में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर हम खान पान को अगर शुद्ध कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो वो गैस्ट्रिक भी ठीक हो जाएगा और कब्ज भी नहीं होने देगा। इसमें फाइब्रस डाइट बहुत लेना है, जैसे हरी सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं। ये जब स्टार्ट करते हैं तो ये समस्या ठीक हो जाती है। ठीक है। एक और कॉलर है, उषा ने हमें कॉल किया है। उषा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, एक्चुअली जब वो मेरी मदर है तो वो जब लैट्रिन के लिए जाती है तो सुबह उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ठीक तरह से लैट्रिन नहीं हो पाती, प्रेशराइज करना पड़ता है। तब जब प्रेशराइज हो जाती है तो उन्हें खून आ जाता है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, कोई सलाह ली है अभी तक? हाँ, ली थी, बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट भी दिया था लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं। उन्होंने एक पोटेशियम का पाउडर दिया था कि गर्म पानी में डाल के उसमें थोड़ी देर बैठे, लेकिन उन्हें रिलीफ ही नहीं मिलता। ठीक है उषा, आप 2 मिनट कॉल पर बने रहेगा। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, आप कुछ और अगर जानकारी चाहें तो। माता जी के लिए प्रश्न है इनका। हाँ, माता जी को लेट्रिन करने के टाइम पे दर्द होता है?
टीवी की आवाज कम कर दीजिए उषा जी, और तब सुनिए आप सवाल फोन पर। उनको लेट्रिन करने के टाइम पे दर्द होते हैं? जी हाँ, होता है। और खून भी गिरते हैं? हाँ, खून भी गिरता है। और उनको कब्ज काफ़ी है? हाँ, होता है बहुत टाइम। और तो पहले तो मेरे सलाह होंगे कि आपको कब्ज कम करने के लिए पूरी तैयारी करना है, पूरी ट्रीटमेंट करना है। कब्ज की पहले कारण होते हैं कि खाना पीना, जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी आपको बताया कि खाना पीना पे सबसे ज़्यादा गुरुत्व देना है। खाना पीने में हरी सब्जी, पानी और पीने में काफ़ी पानी पीने हैं ताकि उसकी कब्ज कम हो। और कब्ज कम करने के लिए पहले बार हम लोग उनके खाने पीने पे सुधार लाते हैं। हरी सब्जी, मूली और खूब सारा पानी उनको पीने हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कोई दवाई भी देते हैं जिससे आपको कब्ज कम होते हैं। आमतौर पे ये देखा गया कि कब्ज कम होने के बाद ही उसकी जो दर्द होते हैं लेट्रिन करने के टाइम पे और खून गिरना कम होते हैं। लेकिन इसके आगे भी नहीं होता है तो इसके आगे के इलाज अकॉर्डिंगली हम करते हैं। जैसे उसको दर्द है, दर्द के भी कारण को दूसरे कारण भी हो सकते हैं, नॉट ओनली पाइल्स, उसका कोई कारण होता है। उसको देखने के बाद ही हमें पता चलेंगे कि ये पाइल्स के कारण ही हो रहा है या अन्य कारण से हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आगे की ट्रीटमेंट आपको करानी पड़ेगी। आप भी डॉक्टर के सलाह जल्दी जल्दी ले लीजिए, उसके बाद ही आपकी आगे के इलाज संभव होंगे। ठीक है, एक कॉलर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, भूजीलाल जी ने हमें कॉल किया। भूजीलाल जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप प्रश्न पूछिए अपना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को 2 साल से, हेलो जी जी बताइए। 2 साल से पाइल्स है और अभी 1 महीने से ज़्यादा खून आ रहा है लेट्रिन में, मलद्वार में। तो और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ तो कैसे होगा? ठीक है डॉक्टर, ऑपरेशन ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, अब ये बता रहे हैं 2 साल से जी। तो मैं अपने कॉलर को बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन वाली जो स्टेज होती है, जब अंदर वाले मस्से काफ़ी बड़े हो जाते हैं और वो बाहर की ही तरफ रहने लगते हैं, ऐसी स्थिति में पेशेंट को तकलीफ भी होती है और वो ऑपरेशन के द्वारा ही वो सही किए जा सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है, एक बार वो अपने कहीं पे जहाँ पे इलाज कराते हैं उनको चेक कराएं, तो ऑपरेशन उसका आसानी से इस स्टेज में कराया जा सकता है। ठीक है, और क्योंकि पाइल्स में अगर सही इलाज मिले तभी रोगी को इस समस्या से राहत मिल सकती है, वरना तकलीफ लगातार बढ़ती रह सकती है। इसलिए इसके कारणों और लक्षणों के बारे में विस्तार से जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। गलत खान पान और बिगड़ी जीवन शैली के कारण लोग कई बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। पाइल्स भी इन्हीं में से एक है। इस बीमारी के कई कारण हैं। पाइल्स यानी बवासीर के कारण कब्ज है पाइल्स की सबसे बड़ी वजह। मल त्याग करते समय जोर लगाना, मोटापा पाइल्स की अहम वजह। एक ही स्थिति में बैठे या खड़े रहना, नॉर्मल डिलीवरी के बाद पाइल्स, शरीर में फाइबर की कमी। आनुवांशिक कारण, पाइल्स को इसके लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। बवासीर के लक्षण, शौच करते समय खून या म्यूकस का आना, गुदा के आसपास सूजन या गांठ होना, गुदा के आसपास खुजली का होना, मल त्याग करने के बाद भी मल आना महसूस होना। पाइल्स के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी खाएं। पपीता, केला, नाशपाती, अंगूर, सेब और फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। फास्ट फूड, जंक फूड और मैदे से बनी चीजें खाने से परहेज करें और दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। और एक और कॉलर पारस ने हमें कॉल किया, उत्तर प्रदेश से पारस हमारे साथ जुड़े हैं। पारस, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए आप अपना। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं पारसनाथ वर्मा उत्तर प्रदेश से बोला हूँ। जी मैम, मेरी मिसेज को पाइल्स की समस्या है लगभग 2-3 वर्षों से। जी। मैंने उसमें एलोपैथ से, होम्योपैथ से, आयुर्वेद से तीनों ट्रीटमेंट करा लिए, लेकिन वो उसका अस्थायी तौर पे समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा।
तो क्या उसका ऑपरेशन ही एक उपाय है या और भी कोई इलाज किया जा सकता है? ठीक है, अभी आप बताइए, अभी आप तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। आप बताइए किससे प्रश्न करना चाहेंगे आप? अब मैम मेरा तीनों से सवाल है। ठीक है। कि क्या सब बेहतर रहेगा, क्योंकि उनको लैट्रिन के समय दिक्कत होती है और ब्लड अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिए। पारस ने जो सवाल किया है डॉक्टर विजय कुमार, कह रहे हैं तीनों पैथी का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिली है इनकी पत्नी को। देखें, पाइल्स की 4 डिग्रियां होती हैं। पहली डिग्री में जो पाइल्स होती है वो अंदर रहती है, वो बाहर नहीं आती। और दूसरी जो डिग्री है उसमें पाइल्स बाहर आती है जब टट्टी करने के टाइम, और लेकिन वो टट्टी करने के बाद अपने आप अंदर चली जाती है। दूसरी डिग्री है। तीसरी डिग्री में क्या होता है कि वो पाइल्स आती हैं लेकिन हाथ से जब अंदर करते हैं तो वो अंदर चली जाती है। 4th डिग्री में क्या होता है कि वो पाइल्स बाहर आई और वो फिर बाहर ही रहती हैं, वो अंदर नहीं जाती। जब ऐसी स्थिति में हो तो फिर तो ऑपरेशन कराना ही ज़रूरी है। अगर वो पहली जो डिग्री है और दूसरी डिग्री, अगर उसमें कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका अच्छी तरह से इलाज है और वो ठीक हो सकता है बिना ऑपरेशन के। ठीक है। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, अगर मान लीजिए 2-3 साल से कोई समस्या है, दवाओं का असर भी नहीं हुआ है, तो क्या ऑपरेशन ही उसका समाधान है? हाँ जी, एक बार उसको अच्छे से देख लेना बहुत ज़रूरी है। कोई सर्जन्स को देखने का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसको कौन सी ग्रेड में पाइल्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 तक हम लोग बिना ऑपरेशन ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 4 वाला पाइल्स के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ते हैं। और ये ऑपरेशन कोई डिफरेंट टाइप्स की हो सकते हैं, ये नहीं है कि ऑपरेशन के काट के ही निकलना है। काफ़ी टाइम हम लोग उसमें काट के निकलना तो नहीं करना चाहिए। बाकी जैसे इलाज है, जैसे एक होते है कि बेंडिंग करना, जिसको हम पाइल्स को बांध देते हैं गुर्दों के अंदर, वो एक इलाज है। वो भी ऑपरेशन ही माना जाता है, लेकिन वो काटने वाला ऑपरेशन नहीं है। उसको गुर्दे लेट्रिन के रास्ते से अंदर ही वो पाइल्स को बांध दिया जाता है। कभी कभी और आमतौर पे जितने भी मरीज आते हैं हमारे पास, 9 पेशेंट 10 से 9 लोगों को इसी से इलाज हो जाते हैं। उसके आगे तक और एक इलाज है जो हम लोग स्लेरोथेरेपी बोलते हैं, उसमें पाइल्स के अंदर कोई इंजेक्शन डाल देते हैं, उससे भी काफ़ी लोगों को राहत होते हैं। ये दोनों तरीके आमतौर पे 10 से 9 लोगों को असरदार होते हैं। बाकी जो 1 लोग बच जाते हैं उनके लिए ऑपरेशन की बहुत ज़रूरी हो पड़ते हैं। ये ऑपरेशन कोई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हम लोग सीरा लगा के भी ऑपरेशन करते हैं आजकल, और काफ़ी तरह के ऑपरेशन होते हैं। बट आमतौर पे बेंडिंग और स्लेरोथेरेपी ये दोनों में कॉमन होते हैं, जिससे हमें 10 से 9 लोगों को इलाज हो सकते हैं। ठीक है। एक और कॉलर है, मनोज कुमार जी ने हमें कॉल किया है। मनोज जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी जी मैम, मैंने क्या पाइल्स का ऑपरेशन करवा लिया है। हाँ बताइए। लेकिन क्या है कि मुझे फ्रेश होने 2-3 टाइम जाता हूँ, तो इससे क्या दिक्कत है और इसको कैसे एक ही बार में जाऊँ, ऐसा हो? ठीक है डॉक्टर गुप्ता, ये इनका जो प्रश्न है जी, कह रहे हैं मुझे फ्रेश होने 2-3 बार जाना होता है। और तो ये ऑपरेशन भी करा चुके हैं। कुछ मतलब कब्ज जैसी ही शिकायत कह सकते हैं इसको, और उसके लिए इनको अपना खान पान जो है सही करना होगा। और उसके लिए हरी साग सब्जियां, फल और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, और मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम खाएं। नॉन वेज अगर खाते हैं तो वो नहीं खाना चाहिए, जो कि कब्ज करते हैं। अच्छा। और सादा भोजन और ख़ास तौर से घर का बना हुआ भोजन खाएं, और जिससे इनकी कब्ज की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। जो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है जी। हरियाणा से विजेंद्र ने हमें कॉल किया है। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपना प्रश्न पूछिए। जी मैडम, मुझे थोड़ी तेजाब की ज्यादा प्रॉब्लम है जी, और ये काफी समय से है। तो मैं सवेरे उठ के ये कैप्सूल लेता हूँ ओमिप्राजोल का। तो मैं कई बार वो करा चुका हूँ एंडोस्कोपी, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता। लेकिन तेजाब की प्रॉब्लम मुझे पिछले 10-15 सालों से है, और सवेरे उठ के तेजाब बनता है, मैं काफी कम ले चुका हूँ। अच्छा। और अब मुझे 2 दिन से कंटिन्यू थोड़ा पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, जिससे टॉयलेट प्रॉब्लम हो गई, बार बार आना और मरोड़े होने लग गए। तो अब मुझे लैट्रिन में ना ब्लड आया कल और परसों 2 दिन,
अच्छा। एक बार में। और अब मुझे एक गांठ सी महसूस हुई है लास्ट में कॉर्नर पे जाके, तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा। विजय जी का सवाल आप समझे? जी मैडम, जैसे करें तेजाब बनना, मतलब एसिडिटी से है। हाँ। और पेट में इनके कुछ इन्फेक्शन हुआ है, बता रहे हैं जैसा कि उसकी वजह से फिर इनको बवासीर और खून आना शुरू हो गया है। तो ऐसा कई बार होता है, तो इसके लिए एक इन्फेक्शन भी कारण हो सकता है। और जैसा कह रहे हैं गुदा के बाहर जो है गांठ जैसा बन गया है, तो ऐसा भी संभव है। लेकिन ये देखने के बाद ही पता लगेगा कि वो बाह्य मार्ग का अर्श है या अंदर वाला अर्श है, और उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा की जाएगी। तो मेरी सलाह ये है इनको कि किसी अच्छे चिकित्सक को, वहाँ पे गुदरोग विशेषज्ञ को दिखा के उनकी सलाह लें और उनके अनुसार दवाई करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन अगर इस समस्या से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है, हम कुछ ही पलों में वापस लौट रहे हैं, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। ये दृश्य उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के विभाजन की सीमा है। अभी हम जहां खड़े हैं उसे डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है। 1950 से 1953 के बीच उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच चले भीषण युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। South Korea and North Korea to be come together to in one country. दोनों देशों के लोग बिहेव करते हैं, दोनों देशों की सेना खड़ी रहती है आमने सामने, लेकिन कभी कोई गोली नहीं चलती। दोनों देश के लोग इस बात का सपना देखते हैं कि एक दिन उत्तरी और दक्षिण कोरिया एक होंगे। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट विभाजित कोरिया मिलने की आस, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। एक बार फिर आपका स्वागत है आयुष्मान भव में। आज हम बात पाइल्स यानी अर्श रोग की कर रहे हैं। इससे जुड़ा कोई सवाल आपका है तो हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल मिला सकते हैं। डॉक्टर विजय कुमार, क्योंकि आप सभी लोग बता रहे हैं कि जीवन शैली से जुड़ा ये रोग है, तो क्या आप इसे उम्र से जुड़ा रोग समझ सकते हैं या हर उम्र के लोग आज इससे परेशान नहीं, उम्र से भी है। ये अधिकतर किशोरावस्था में होता है। अगर जब गुदा से खून आता है, अगर बच्चों में खून आता है तो समझो उसको रेक्टल पॉलिप से एक तकलीफ होती है, जो गुदा में पॉलिप बन जाते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और अगर बड़ी उम्र में होता है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, तो उसमें कैंसर ऑफ रेक्टम के चांसेस होते हैं कि वो जो ब्लीडिंग होती है वो कैंसर की वजह से हो सकती है, ओल्ड एज। लेकिन अगर वो बीच वाली जो एज है जिसको हम एडल्ट एज कहते हैं, इसमें अगर ब्लीडिंग होती है उसमें पाइल्स एक महत्वपूर्ण उसकी वजह है। और दूसरी एनल फिशर होती है, जो गुदा में क्रैक्स बन जाते हैं, उनसे भी ब्लीडिंग होती है। और ये एनल फिस्टुला होता है, उसमें भी पस भी आता है प्लस ब्लीडिंग भी होती है। तो ये एज से भी इसका संबंध है। जी ठीक है। एक कॉलर है शाहिदा जी, ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। शाहिदा जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमें बताइए क्या सवाल है आपका। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है, मस से बाहर आ चुके हैं, पर उन्हें खून पहले आता था, अभी नहीं आता है। दर्द कभी होता है कभी नहीं होता है, उन्हें कब्ज बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है सर? ठीक है, डॉक्टर भट्टाचार्य जी। जैसे आपने बताया उसको पहले खून आते थे, अभी खून नहीं आ रहे हैं, लेकिन मस्से बाहर है उनके। तो क्योंकि ये मस्से बाहर है, हमें लगता है कि ये ग्रेड 4 पाइल्स ही होंगे, क्योंकि पहले उनको ब्लीडिंग हुआ था, अभी ब्लीडिंग फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन मस्से बाहर है और अंदर नहीं जा रहा है। इस हालत में आपको पहले तो डॉक्टरों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, उसके आगे के इलाज डॉक्टर देख के तैयार करेंगे। आमतौर पे इस हालत में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकते हैं, तो आप जल्दी से किसी डॉक्टर सर्जन्स की सलाह ले लीजिए, उसके आगे के हिस्सा इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि मस्से है और ये मस्से आप नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये कोई खतरनाक बीमारी की लक्षण भी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है। और डॉक्टर, जैसे आप कारणों के बारे में बता रहे थे, जीवन शैली को हम सबसे बड़ी बात मान रहे हैं, उम्र से जुड़ा हम जो सवाल था मेरा, मैं और कारणों पे थोड़ा अगर आप डिटेल में बताएं कि पाइल्स के पीछे और क्या ऐसे कारण है जो वजह बन सकते हैं।
जैसा कि मुख्य कारण इसके पीछे है कि जोर लगा के मल को त्याग करना, तो ये कब्ज से ही संबंधित है। तो मुख्य कारण तो यही है। और इसके अलावा जो है कई बार जो है जैसे कि कब्ज के अलावा उल्टा इसका जैसे डायरिया हो जाए, किसी को कई बार स्टूल जाना पड़े, ऐसी स्थिति में भी मस्से कई बार डेवलप कर जाते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत लूज स्टूल आ रहा है, बार बार स्टूल आ रहा है तो उसमें मस्से नहीं होंगे, कब्ज के कारण ही होना चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। और कब्ज का जो मूल कारण है वो है हमारा खान पान और आहार विहार। आजकल की जैसी जीवन शैली है कि बच्चे जो है फाइबर वाली डाइटें कम खाते हैं, फास्ट फूड और रिफाइंड फूड ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और मिर्च मसाला वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। नॉन वेज ज़्यादा खाने से भी एक इसका कब्ज होने की शिकायत होती है। तो अगर हम अपना खान पान दुरुस्त रखें, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाएं, फल का सेवन ज़रूर करना चाहिए अपने खाने में, या जब भी मौका मिले फल का सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए, सीजनल फल खास तौर से, तो कब्ज नहीं होगा। और कब्ज नहीं होगा तो पाइल्स जैसी समस्या होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर है भी तो ठीक हो सकती है। अच्छा, ठीक है। एक पुणे से कॉलर हैं, कॉम्बियो ने हमें कॉल किया है। कॉम्बियो, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। टीवी की आवाज बंद करके एक बार में सवाल पूछिए। ठीक है, कॉम्बियो से लग रहा है संपर्क टूट गया है। इसके अलावा क्योंकि अब हमने उम्र की बात की, क्या महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो क्या कोई अंतर है? और खासकर हम गर्भावस्था के दौरान देखते हैं महिलाओं में ये समस्या देखने को मिलती है, क्या कारण है इसका डॉक्टर? जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये हर उम्र पे हो सकते हैं, बचपन में भी हो सकते हैं, मिडिल एज में भी हो सकते हैं, ओल्ड एज में भी हो सकते हैं, हर का अलग अलग का स्टोरी होते हैं। जो लेडीज़ होते हैं उसकी गर्भावस्था में एक काफ़ी टाइम देखा जाता है, क्योंकि एक कारण पाइल्स की ये भी है कि कोई भी कारण पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो पेट के अंदर के प्रेशर बढ़ जाते हैं, तब वो आमतौर पे होते हैं। और गर्भावस्था के टाइम पे और काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो चेंज होते हैं आपके शरीर में, और इसी के कारण वो काफ़ी गर्भावस्था में देखा जाते हैं। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया डिलीवरी के बाद वो पाइल्स अपने आप सुधर जाते हैं और उसके बाद कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होते। लेकिन गर्भावस्था में जितने लोगों को पाइल्स है, पहले तो उनको खाने पीने में सुधार लेना है, और काफ़ी टाइम ये देखा गया उसको लेफ्ट साइड में करवट लेके सोने में वो थोड़ा बहुत जो ब्लीडिंग की चांसेस है वो कम हो जाते हैं। लेकिन मानना यही है कि डिलीवरी के बाद जो पाइल्स गर्भावस्था में होते थे आमतौर पे वो कम हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी ये डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। ठीक है, हमारे पास रेनू पटेल का कॉल आया है, दिल्ली से हमें रेनू जी ने कॉल किया है। स्वागत है आपका रेनू हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए अपना। जी मैम, थैंक यू मैम। मुझे भी पाइल्स हो रखा है और कभी कभी रहता है जब मैं वही जैसे जंक फूड वगैरह लेती हूँ। जी हाँ जी, तो वो वही बाहर निकला हुआ है मस्सर टाइप में। तो आपने दिखाया है किसी डॉक्टर को अभी तक? नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी। मैं वो जो आप लोग ब्लिंक कर रहे हैं कि छाछ का सेवन करें, तो जब मैं वो करती हूँ तो ठीक रहता है, बट कभी जब दिक्कत होती है ना तो मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, इतना ज्यादा दिक्कत रहता है। जैसे डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि नज़रअंदाज नहीं करना है, तो रेनू के लिए भी डॉक्टर आपकी यही सलाह होगी? वो कह रही है अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया इन्होंने, लेकिन खान पान में जब ये बदलाव करती है तो इन्हें राहत मिलती है। मैं पहले ये जानना चाहूँगा इनकी उम्र क्या है? रेनू आप अपनी उम्र बताएं। 30 ईयर ओल्ड हूँ मैं। 30 साल। मैरिड? और एक बेबी अभी मेरा हुआ है। और ये कब से समस्या है आपको? 2 साल हो गए। हाँ, तो ये जब बच्चा हुआ होगा उस वक्त ये हुई होगी इनको ये तकलीफ। और अभी बस यही इसका इलाज है कि खान पान में अपना बदलाव करें, खूब ये हरी सब्जियां और फ्रूट्स खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कब्ज़ ना होने दें। और जो हमारे पेट का जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे अगर बहुत किसी को लंबी खांसी है, बहुत दिन से खांसी आ रही, तो उसमें भी पेट का प्रेशर बढ़ जाता है, उससे भी खांसी होने के चांसेस होते, इसके पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। अब क्योंकि ये जो पाइल्स जो होती है ये शिराएँ होती हैं, शिराएँ वो जो सूज जाती हैं और जो इन्फ्लेम हो जाती हैं उनको हम पाइल्स बोलते हैं। अब क्योंकि जो गुदा के आसपास जितनी भी ये शिराएँ हैं उनमें वाल्व नहीं होते, नॉर्मली वाल्व होते हैं। जब वाल्व नहीं होंगे, जैसे हमारी लेग की शिराएँ वो ऊपर को जब खून आता है
तो उसमें वाल्व लगे होते हैं, वो वापस खून नहीं जाता फिर। तो लेकिन जो गुदा के आसपास जितनी भी ये शराहें उनमें वाल्व नहीं होते। अब जब वाल्वलेस होने की वजह से कोई भी प्रेशर बढ़ेगा तो वो फिर वो सूज जाएंगी। ये इसका सबसे बढ़िया इलाज यही है कि बस खाने पीने पे ध्यान रखें, पेट का जो प्रेशर है उसको नहीं बढ़ने दें, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक कॉलर है सचिन ने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। सचिन, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। मैम, पिछले 2-3 महीने से मेरे को पाइल्स की बीमारी है जी, और मैं पाइलोसिन दवा आती है एक होम्योपैथिक में, और पाइल को आती है, उसको खा रहा हूँ। तो पिछले 2 दिन से ब्लड आ रहा है। ठीक है, कब से ये जो होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं? देखिए मैडम, होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ होती हैं, एक तो ये जो कॉम्बिनेशंस जो आजकल चल रहे हैं ना, ये बिल्कुल अगेंस्ट होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स। सचिन, आपने किसी विशेषज्ञ को दिखाया है? अपने आप दवाइयाँ ली है? नहीं, अपने आप दवा ली थी मैंने। हाँ, नहीं, मैंने गया, डॉक्टर बोला कि उन्होंने मुझे ये दवा दी थी, उन्होंने मुझको कि हम दवा खा लीजिए, पाइलोसिन एंड पाइल को। इसका मतलब क्या है कि ये जिस डॉक्टर के पास गए हैं ना, वो बिल्कुल क्वैक डॉक्टर है। अच्छा, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक सिमिलिमम मेडिसिन होती है जो पेशेंट के लक्षण के अनुसार सेलेक्ट की जाती है। अगर वो इस तरह का कोई डॉक्टर उनको अच्छा सा मिलता है और वो दवाई छांट देता है तो कोई ऐसा सवाल नहीं कि वो ठीक ना हो सके। 100% ठीक होंगे। ठीक है, तो सचिन, डॉक्टर यहाँ आपको यही सलाह दे रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञों को दिखाएं, और क्योंकि दवा लेने के बाद आपकी तकलीफ कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है जैसे आप बता रहे हैं, तो किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाकर सलाह लें, यही हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो स्टेजेस की बात हो रही थी डॉक्टर भट्टाचार्य जी, फर्स्ट स्टेज में क्या ये रोगी को पता लग पाता है कि उसे पाइल्स की समस्या हो रही है या होने वाली है? शुरुआत कैसे होती है, कब पता लगता है? पाइल्स आमतौर पे जो, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि वो वास्कुलर चैनल्स होते हैं, वास्कुलर क्वेश्चंस होते हैं जो गुर्दे में होते हैं। आमतौर पे सभी लोगों में होते हैं, लेकिन जब वो प्रॉब्लम्स करते हैं तभी हमारे पास आते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि उसको खून गिरना। ये खून गिरना लेट्रिन के टाइम पे सबसे ऑलमोस्ट सभी लोगों, पाइल्स के लोगों पे होते हैं, और ये खून बिल्कुल ताज़ा खून होते हैं, लेट्रिन करने के बाद निकलते हैं, और खून गिरना ही सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम्स माना जाता है। इससे आगे भी काफ़ी सिम्टम, जैसे उनको खुजली होना, जैसे एक लोगों ने अभी फ़ोन किया था, खुजली होना भी एक सिम्टम्स होते हैं। आमतौर पे पाइल्स इनिशियल स्टेज में दर्द नहीं होते हैं। बाकी बीमारियों में दर्द होते हैं। दर्द होना एक कॉम्प्लिकेशन ही माना जाता है, क्योंकि बाद में पाइल्स के कारण दर्द भी होता है। और इसके बाद लोगों को मस्सा जैसा फीलिंग होते हैं, वहाँ पे लेट्रिन मल द्वार के आसपास मस्सा जैसा लगते हैं, वो और एक सिम्टम्स होते हैं। इसी सिम्टम्स के आधार पे और पाइल्स को हम लोग 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 जैसे एक पहले भी बताया गया, उसमें लोगों को सिर्फ खून आते हैं, कोई मस्सा नहीं पता चलता। उसके बाद खून आते हैं, उसके साथ मस्से भी आते हैं, लेकिन अपने आप अंदर चला जाते हैं। तीसरी बात, जब खून भी आते हैं, मस्से भी आते हैं, जो मस्से आते हैं लेट्रिन के रास्ते में, वो लोगों को अपने हाथ से अंदर डालना पड़ता है लेट्रिन करने के बाद, तब भी वो अंदर रहते हैं, लेकिन उसके बाद अंदर ही रह जाते हैं। और चौथी ग्रेड 4 इसी को बोलते हैं, जब खून भी आते हैं और मस्से बिल्कुल बाहर रहते हैं, आप हाथ से अंदर भी डालेंगे तब भी वो अंदर नहीं रहेंगे, फिर दोबारा आप वापस आ जाते हैं। ये ग्रेड 4 माना जाता है। और ये ग्रेड 4 पाइल्स की बीमारी की वो क्रॉनिसिटी समझाते हैं कि ये कितने दिनों से आप इनको इसके साथ झेल रहे हैं। आमतौर पे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 खाने पीने की और जीवन शैली की थोड़ा बहुत चेंज करने में ठीक हो जाते हैं। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में हमें डेफिनेटिव कोई चिकित्सा की ज़रूरत होती है। चिकित्सा आपकी शुरुआत इसी से होती है कि आपकी जीवन शैली में परिवर्तन आना और खाने पीने में। उसके बाद ताकि कब्ज़ सब ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों में कब्ज़ होते हैं, यही सबसे बड़ा कारण होते हैं पाइल्स की, कब्ज़ की इलाज करवाना। और उसके आगे तक होते हैं बाकी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो हम लोग कभी डिफरेंट टाइप्स की ट्रीटमेंट्स होते हैं। वो शुरू होता है बेंडिंग, स्लेरोथेरेपी और प्रॉपर सर्जरी। आप किसी शल्य चिकित्सक को दिखाएंगे तभी उनको वो बता पाएंगे आपको किस टाइप के इलाज की ज़रूरत होते हैं। लेकिन आमतौर पे ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिना सर्जरी की इलाज हो सकते हैं, लेकिन इसको जांच करना ज़रूरी है। जीवन शैली की थोड़ा चेंज करना और खाने पीने में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यही तीनों उनकी मूल लक्ष्य होते हैं इलाज के। ठीक है, 2 कॉलर और हैं। पहले हम ममता का कॉल लेंगे। ममता ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। ममता, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप। जी, ये पहले 2 साल पहले ब्लडिंग होती थी,
तो मैंने होम्योपैथिक दवा ली थी, तो ब्लीडिंग जो है वो तो कम हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप जो मसा या फिर थोड़ा मांस का टुकड़ा कहते हैं वो हल्का सा निकल आया था। 2 साल पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 1-2 दिन पहले हल्का सा दर्द हुआ, पर जो वो मांस का टुकड़ा या मसा है वो बढ़ गया है। तो क्या हमें अब दवा दिखानी चाहिए, दवा लेनी चाहिए, या फिर होम्योपैथिक ही दिखाएं या फिर एलोपैथिक दिखाएं? और ये क्या बवासीर ही है कि कुछ और है? ममता, आप 2 मिनट कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर विजय कुमार, ये होम्योपैथी से इनको आराम मिला और अब फिर ये जो बता रही हैं थोड़ी तकलीफ इन्हें हो रही है दोबारा? इस तकलीफ में रिकरेंस के चांस होते हैं, ये तकलीफें दोबारा हो जाती हैं। तो अगर ये दोबारा हो गई है तो गो टू ए क्लासिकल होम्योपैथ, जो कि अच्छे डॉक्टर हैं, अपने अपने एरिया में बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनको दिखाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ममता, आप डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आप दोबारा होम्योपैथी का सहारा ले लें, ये क्योंकि जो समस्या है वो दोबारा हो सकती है और आपने पहले भी डॉक्टर को दिखाया है, तो एक बार ज़रूर सलाह लें आप। इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता, आपने जैसे खान पान को लेकर तमाम चीज़ें बताई हैं, पानी का कितना बड़ा रोल है? पानी अगर हम कम पीते हैं तो उससे जो है हमारे मल जो है वो प्रॉपर जो है फॉर्म नहीं होते और वो कठिन हो जाते हैं, जिनको कि पास करना आसान नहीं होता है। तो अगर हम शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त रखेंगे तो वो मल अच्छी तरह से फॉर्म होंगे, सॉफ्ट होंगे, जो आसानी से बिना एक्सेस प्रेशर के हम उनको पास कर सकेंगे। तो इसलिए पानी का और कब्ज का बहुत सीधा सा रिलेशन हम पाते हैं। इसके अलावा जो बीच में बात आती है कि बल्क फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए फाइबर रिच डाइट, जो कि हमें सब्जियों और फलों से ज़्यादा मिलते हैं, वेरी सिंपल प्रिंसिपल। तो अगर हम इतनी सी बात ध्यान रखें कि अपने खाने की मात्रा में पानी के साथ साथ फाइबर को भी हम संतुलित मात्रा में प्रयोग करें, तो सॉफ्ट स्टूल फॉर्म होगा और आसानी से बिना प्रेशर के हम उसको पास कर सकेंगे, और जो कि मस्से और पाइल्स जैसी समस्याओं को बनाने में शांत करने में मददगार साबित। ठीक है, धीरेन्द्र ने कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका, आप सवाल पूछिए अपना। जी, मुझे क्या कि 5-6 साल से मुझे जो है पाइल्स की प्रॉब्लम है जी, और मुझे जो है ना तो डायबिटीज होता है, मेरा किडनी की प्रॉब्लम है, मैं पानी ज्यादा पी नहीं सकता जी। तो मुझे आप बताइए, मैंने तो जो है तो अभी ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन मस्का जो है गांठ टाइप का मुझे दिखता है, और ये क्रीमा थिन सिरप है जो मैं लेता हूँ अभी पेट साफ करने के लिए जी। ठीक है, और डायलिसिस भी होता है मेरा। आप बताएंगे डॉक्टर? बताइए डॉक्टर जी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप, जैसे अगर मैं दिल्ली में काम करता हूँ, दिल्ली में एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर टीचर हूँ और पेशेंट भी देखता हूँ, तो अगर ये वहाँ पर आ जाएंगे तो इनका इलाज संभव है। अच्छा, क्योंकि एक मेडिसिन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाता है, और जब मेडिसिन सेलेक्ट हो जाती है तो वो बॉडी के हर सेल पर असर करती है। तो एक ही दवाई से इनकी पाइल्स भी ठीक हो सकती है, इनके गुर्दे भी ठीक हो सकते हैं। दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और वो कोई क्लासिकल होम्योपैथी देगा, वही और किसी के बस की नहीं है। ठीक है, अगर वो दिल्ली आ सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल आ जाए, एडमिट हो जाए, हम कर सकते हैं उसका इलाज, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो धीरेन्द्र जी, जैसे डॉक्टर विजय कुमार बता रहे हैं कि इसका कोई अच्छे होम्योपैथिक विशेषज्ञ इलाज कर सकते हैं, और आप चाहें तो दिल्ली आ सकते हैं, वो अपने हॉस्पिटल में भी आपको आने के लिए कह रहे हैं, आप चाहें तो दिल्ली आकर भी अपना इलाज करा सकते हैं। हम भी उम्मीद करेंगे आप जल्द से जल्द ठीक हो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ और रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। आपकी समस्या, आपकी तकलीफ, आपका अधिकार, आपका विश्वास। देखिए आपका कानून हर रविवार सुबह 10 बजे से लाइव सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आयुष्मान भव में। आज हम पाइल्स यानी अर्श रोग की बात कर रहे हैं। इससे जुड़ा कोई सवाल आपके जहन में है तो आप हमें कॉल में ला सकते हैं। 3 अलग अलग पैथी से जुड़े, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी, 3 अलग अलग पैथी से जुड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, जैसे आप खान पान की बात कर रहे हैं, और क्योंकि सबसे पहले हम एक तरह से उसकी जड़ मान सकते हैं कि अगर आपका खान पान बिगड़ा है तो आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे जानना चाहूँगी। बताइए, जिस तरह से आज छोटे बच्चों में भी हम देख रहे हैं फास्ट फूड, और हफ्ते में 1 या 2 बार तो बाहर जाके खाना, और उसमें भी फास्ट फूड खाना, ये एक चलन सा बन गया है। कितना बड़ा नुकसान ये हो सकता है, और क्या ऐसी चीजें हैं हमारी रसोई में जो हमें खाने में शामिल करना जरूरी है, एक उपाय हो सकता है वो? बिल्कुल सही। और ये चूंकि बच्चे चूंकि ग्रोइंग होते हैं स्टेज में, तो वो उनको कब्ज होने की संभावना तो कम होती है। वो जो कुछ भी खाते हैं आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और जो एज आगे बढ़ती है तो कब्ज की शिकायत होने की संभावना बढ़ने लगती है। और उसी के साथ, इसीलिए डॉक्टर साहब ने बताया, विजय कुमार जी ने, कि जो मिडिल एज वाले लोग हैं उनमें पाइल्स की संभावना ज़्यादा मिलती है देखने को। और एक इसी से संबंधित और बताना चाहूँगा कि इसके साथ, पाइल्स के साथ साथ एक समस्या होती है फिशर की, जो कि उसकी भी संख्या अच्छी खासी है ज़्यादातर लोगों में, और महिलाएं खास तौर से उस समस्या से परेशान देखने को मिलती हैं प्रैक्टिस में। और फिशर ऐसी समस्या है कि चीरा पड़ जाता है, मस्से बनने के बजाय गुदा के रास्ते में नीचे की तरफ चीरा पड़ जाता है, क्रैक हो जाते हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। तो आम जो जनता है उसको भी बवासीर या पाइल्स ही समझती है, लेकिन वो उससे डिफरेंट है। लेकिन इसका निर्णय तो एक चिकित्सक ही देख के कर सकते हैं, बता सकते हैं, और उनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा। लेकिन उसके पीछे भी जो मूल कारण है वो कब्ज ही है। अच्छा। तो इसलिए चाहे वो फिशर हो चाहे पाइल्स हो, और उन दोनों समस्याओं से बचना है तो हमें खान पान पे ध्यान देना होगा। और जैसा कि आपने पूछा कि हमारे किचन में ऐसा क्या है, तो किचन में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ास तौर से जो लाल मिर्च है उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए या ना के बराबर करना चाहिए ऐसे मरीजों को। ख़ास तौर से हरी मिर्च उसके जगह पे अपने स्वाद अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो काली मिर्च है या और तीखा बनाने वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। मसाले का प्रयोग कम से कम। और जहाँ तक हो हरी साग सब्जियों का, जैसे साग हो गए, लौकी हो गई, तरोई हो गई, इन सब चीज़ों की सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए क्वांटिटी वाइज। और खाने में आप रोटी और चावल बराबर मात्रा में प्रयोग करें। ख़ास तौर से रोटी जो हमारा हो, वो आटा जो हमारा हो, वो जनरली क्या होते हैं कि उसको फिल्टर करके छान देते हैं, तो वो जो जिसको चोकर कहते हैं वो पार्ट हमें छानना नहीं चाहिए। वो जितना हमारा मोटा होगा वो रोटी, वो फाइबर है एक्चुअली, तो हमारी रोटी जो है वो थोड़ी सी थिक होगी। आजकल मल्टीग्रेन आटे की भी, मल्टीग्रेन आटा भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका फैशन भी है। और उसके पीछे भी यही थीम है कि वो फाइबर रिच होता है ज़्यादा और हमें कब्ज से बचाता है। तो कब्ज की समस्या नहीं होगी तो पाइल्स भी नहीं होगी। बिल्कुल। 2 कॉलर जुड़े हैं। पहले हम रेशम लाल जी का प्रश्न लेंगे, छत्तीसगढ़ से इन्होंने कॉल किया है। रेशम जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी, मेरा उम्र 27 साल है। 27 जी, 27 जी। जी, ये 2-3 साल से समस्या है जी। और शुरुआत में मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन गांव में किसी और को देखा तो पता चला कि ये बीमारी है। तो इसका आयुर्वेदिक में 4-5 प्रकार से किया और एक आयुर्वेदिक एलोपैथिक में एक बार किया, लेकिन ये समस्या सिर्फ कभी कभी तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है और बीच बीच में शांत रहता है। तो एक ही मसला है। अच्छा अच्छा। तो ये इसका ऑपरेशन ही इलाज है या फिर कुछ खाने पीने से संभव है या एक्सरसाइज करने से? खाने पीने में तो आपको संयम बरतना होगा और बदलाव लाना ही होगा, जैसे लगातार हमारे डॉक्टर भी बता रहे हैं। और डॉक्टर भट्टाचार्य जी, इनके प्रश्न का आप क्या उत्तर देंगे? आपकी प्रश्न सुन के मुझे ये लगा कि आपकी मस्से है वहाँ पे, और काफ़ी आपको ब्लीडिंग, खून गिरा था लेटिन करने के टाइम पे? रेशम जी, हुआ है सर? नहीं, खून गिरे पहले? जी सर, 2 ही बार गिरा है अब तक। और अभी आपको वहाँ पे मस्सा है? जी, मस्सा एक ही है सर बाहर में। और लेटिन करने के टाइम पे दर्द भी होते हैं आपको? हाँ सर, ये बीच बीच में होता रहता है, 2 दिन 3 दिन में। और अपने आप ठीक हो जाते हैं? जी, फिर ठीक हो। खान पान में थोड़ा सा इधर उधर होता है तभी तकलीफ होता है सर।
जैसे हम लोगों ने आपको पहले भी बताया, सबसे ज़रूरी इलाज है खान पान की और जीवन शैली में आपको सुधार लाना। उसी से आम तौर पे मरीज ठीक हो जाते हैं। मुझे लगता है आपको भी खान पान और जीवन शैली में परिवर्तन लाने से सुधार हो जाएंगे। लेकिन तो फिर भी आपको ऑपरेशन जरूरी है क्या सर? नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, वो एक बार कोई शल्य चिकित्सक को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको डिसाइड कर पाएंगे कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं करेंगे। और आमतौर पे हम लोग मानते हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है, जबकि बाकी इलाज से आपको ठीक नहीं हो रहा है तब भी ऑपरेशन के तक ले जाते हैं मरीज़ को। ऑपरेशन से पहले हमें आपको जीवन शैली, खाने पीने के ध्यान रखना है। उसके बाद ऑपरेशन का भी काफ़ी ग्रेड्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बेंडिंग नाम की ऑपरेशन होते हैं, स्लेरोथेरेपी होते हैं और मेन सिरे लगाने वाला सर्जरी होते हैं। वो किस टाइप की सर्जरी की आपकी ज़रूरत पड़ेगी वो आप एक शल्य चिकित्सक को दिखाइए आपकी जगह पे, उसके बाद ही उसके आगे तक निर्णय हो पाएंगे। ठीक है। दूसरे कॉलर निधि राणा ने चंडीगढ़ से हमें कॉल किया है। निधि, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मेरे भाई को पाइल्स हो रखी थी पहले, पर हमने सोचा कि वो पाइल्स हैं, बट जब हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये फिशर्स हो रखे हैं इसको। तो अब जब वो उसकी पॉटी जब सॉफ्ट आती है तो तब तो उसको ब्लड नहीं निकलता, बट उसकी जब पॉटी हार्ड आ जाती है तो उसको ब्लड निकलने लग जाता है। तो उसको पॉटी सॉफ्ट करने के लिए दवाई खानी ही पड़ रही है वो, बल्कि 1 मंथ से ना पूरा मतलब अपना फाइबर वगैरह वो फ्रूट्स वगैरह खा रहा है, बट उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसको स्टूल सॉफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ खाना ही पड़ रहा है, दवाई जैसे एलोपैथी की। अच्छा, ठीक है। तो वो कितने समय से खा रहे हैं दवाई? अभी मैम 2 मंथ हो गए हैं, तो 2 मंथ से अभी वो ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर 2 महीने से दवाई खा रहे हैं, बताइए। हाँ जी, उसको पहले तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, पानी की जो बहुत जरूरी है और हरी सब्जी, पानी वगैरह तो सारा वो मतलब जैसे आप बता रहे हो कि ये सब खाना है वो सब तो प्रॉपर्ली चला हुआ है, बट फिर भी उसको ना स्टूल सॉफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ दवाई खानी पड़ रही है एलोपैथी की। मैं आपको यही अनुरोध करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को दिखाइए। इसकी दिखाया है डॉक्टर को। हाँ, इसकी वजह काफ़ी हो सकते हैं, क्यों उनकी इतनी सारे लेट्रिन इतना कॉन्स्टिपेशन क्यों इतना बार बार बन रहे हैं, उसको इलाज करना जरूरी है। उसकी जड़ को पता करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया उससे खाने पीने से, पानी पीने से कोई सुधार नहीं आ रहे हैं, तो उसके कोई कारण भी होते हैं, वाकई वजह भी हो सकते हैं कि वो उसकी कब्ज अभी तक कम नहीं हो रहे हैं और दवाई की इतनी लंबी टाइम का ज़रूरत क्यों पड़ रहे हैं। और उसके बाद एक डॉक्टर देख के तभी डिसाइड कर पाएंगे आगे की इलाज कैसे हो पाएंगे। इसीलिए आप जल्दी से किसी विशेषज्ञ को दिखाइए, उसके बाद ही आपके आगे के इलाज होगा। ठीक है। एक और कॉलर है संजय अग्रवाल ने मुंबई से कॉल किया है। संजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए आप। सर जी, मेरे को करीबन मेरी उम्र 48 ईयर्स है। करीबन 4-5 साल से मेरे को IBS की प्रॉब्लम रहती थी। तो और अभी लास्ट 1 साल से मेरे को मोशन जाने के बाद कभी कभी बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है। अच्छा, तो आपने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, मैं आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट कराया, उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ मेरे को। अभी लास्ट 1-1.5 महीने से होम्योपैथिक दवाई ले रहा हूँ मैं, तो उससे कभी रिलीफ मिलता है, कभी रिलीफ नहीं मिलता है। अभी आप किससे सलाह लेना चाहेंगे, बताइए। होम्योपैथ से। डॉक्टर विजय कुमार। मेरी सलाह इनके लिए यही होगी कि जो इनको दवाई दी जा रही है, मैं समझता हूँ वो सही दवाई है। अच्छा। क्योंकि उससे इनको फ़ायदा हो रहा है। और फिर IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कोई इतनी आसान तकलीफ नहीं है कि इसको इतनी जल्दी से ठीक किया जा सके। आई थिंक ही हैज़ गॉन टू अ गुड डॉक्टर एंड कंटिन्यू द सेम मेडिसिन। तो थोड़ा संयम बरतिए आप और जो इलाज है उसको कंटिन्यू करिए। हाँ मैडम, एक होम्योपैथ में जो दवाई देते हैं डॉक्टर, तो नॉर्मली क्या कंपोजिशन दे रहे हैं वो नहीं मालूम पड़ता। इज दैट ओके? नो, होम्योपैथी में कंपोजिशन होती ही नहीं है, सिंगल रेमेडी होती है। ओके। हाँ, सिंगल और वो चाहे तो इसके बारे में डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि वो क्या दवा है। ये कॉम्बिनेशन होते ही नहीं होम्योपैथी में। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सिंगल रेमेडी, सिंपल एंड मिनिमम डोज। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। जी, एक और कॉलर है सुरेश ने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। सुरेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं सुरेश, मेरी उम्र 25 वर्ष है और 2-2.5 साल से मेरे को ये प्रॉब्लम है और कभी कभी खून आता है और अभी बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैं जैसे कि ये
पेट साफ करने के लिए, जैसे कि वो पेट सफा हुआ या शुद्धि चूर्ण, पतंजलि वगैरह का मैं ये यूज करता हूँ, तभी फायदा रहता है, नहीं तो क्या हो को ब्लड आता है फिर। और इसके अलावा हर 2 या 3 महीने में ये प्रॉब्लम होती रहती है मेरे को। अच्छा, ठीक है। तो आप हाँ बताइए। इलाज ये जैसे कि ये ऑपरेशन ही है या फिर ऐसे भी हो सकता है? थोड़ा सा आपको अपना और बताना पड़ेगा अपनी तकलीफ के बारे में। डॉक्टर भट्टाचार्य जी, आप सुरेश जी से कुछ और पूछना चाहेंगे? सुरेश जी, आपने कभी डॉक्टर को दिखाया अभी तक? हाँ, डॉक्टर को दिखाया सर, लेकिन जब दिखाता है जैसे वो गोली दवाई दे देते हैं तब तो कम से कम 15 या 20 दिन तक तो सही रहता है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम हो शुरू हो जाती है। हाँ, आपकी बातों में मुझे यही लगा कि आपको ये तकलीफ बार बार हो रहा है, कुछ ही दिनों के लिए दवाई के लेने के बाद दोबारा आ जाता है। तो इसके लिए पहले तो इलाज, जैसे हम लोगों ने पहले भी आपको बताया, जीवन शैली और खाने पीने का ध्यान रखिए। वो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, वो पहले इलाज है। उसमें नहीं कम होते हैं तो दवाई की इलाज होते हैं, काफ़ी दवाई दिया जाता है जो डॉक्टर आपको दे सकते हैं। उससे भी कम नहीं हो रहा है जैसे आप बता रहे, इसमें शायद आपको कोई किसी टाइप की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकते हैं। जैसे सर्जरी मैंने पहले भी बताया, ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की हो सकते हैं। जैसे बेंडिंग एक इलाज की तरीका है जिसमें हम मस्से को बांध देते हैं अंदर ही, या तो इंजेक्शन स्लेरोथेरेपी होते हैं जिसमें कोई दवा वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, और सीरा लगाने की भी सर्जरी हो सकते हैं। ये 3 इलाज की ज़रूरत पड़ सकते हैं, लेकिन वो तब भी डिसाइड कर पाएंगे जब आप किसी विशेषज्ञ और स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, और वही आपको डिसाइड कर लेंगे कि आपकी ऑपरेशन की ज़रूरत पर है या अभी भी दवाई से या जीवन शैली के परिवर्तन से आपको मुनाफा होगा। ठीक है। और डॉक्टर गुप्ता, जैसे अभी इन कॉलर ने जिक्र किया कि चूर्ण खाते हैं आयुर्वेदिक, मैं ये जानना चाहूँगी कि कई तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं जी, क्या सिर्फ वो देखकर इस तरह के चूर्ण का सेवन करना कितना सही है, या इनका भी कोई समय होता है? इसके बारे में भी ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, ऐड में भी जो भी आते हैं उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, बट ये है कि किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक को की सलाह से कोई भी दवाई हो वो प्रयोग करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, आयुर्वेद में बहुत सारे ऑप्शन हैं, और किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो राइट कॉम्बिनेशन उनके प्रकृति, हमारे यहाँ प्रकृति के अनुसार भी चेंज दवाइयों का होता है, निर्धारण होता है। तो उनकी प्रकृति कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और उनकी समस्या दोनों को ध्यान में रखते हुए वो राइट कॉम्बिनेशन या राइट ड्रग वो चूज कर सकेंगे, सेलेक्ट कर सकेंगे, और अपने आप नहीं लेना चाहिए। अच्छा। कोई भी हो, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मैं इसके मतलब इसका समर्थक नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक त्रिफला के बारे में भी जानकारी चाहिए, क्योंकि आप कब्ज का जिक्र कर रहे हैं, तो त्रिफला का जिक्र भी, तो ये कितना फायदेमंद हो सकता है? त्रिफला बहुत ही सेफ है और बहुत ही कारगर औषधि है, और ये किसी भी तरह के व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। त्रिफला बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में बताया गया है, और सामान्य तरीके से बिना किसी सलाह के भी ऐसे भी आप सेवन कर सकते हैं। और छोटी मोटी जो कब्ज की समस्या है या कभी कभी होती है, उसका पूरा ये निराकरण कर देती है। अच्छा, ठीक है। एक आखिरी कॉलर है हमारे कार्यक्रम में, इकरा ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। इकरा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी इकरा, सवाल पूछिए। मैम, एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, मुझे 2-3 साल पहले मतलब नौसिया हुआ था, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। जो भी मैं खाती हूँ मुझे वॉमिट हो जाती है। मेरा जो डाइजेशन है ना वो बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तो फिर अब मुझे कुछ भी खाना पचता नहीं है। मेरा पहले वेट नॉर्मल था, लेकिन अब वो लूज होता जा रहा है, तो मुझे वापस से मेंटेन करना है। ठीक है, आप बता रही है 2 साल से समस्या है, और आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? 7-8 साल से था, तो मेरा मैक्स में ट्रीटमेंट चला था, तो वो नॉर्मल हो गया था। मतलब लेकिन अब मुझे कुछ भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, मेरा वेट पुट ऑन नहीं होता। मुझे लग रहा है डॉक्टर, इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ेगी। हाँ। क्या कारण है जो बार बार इन्हें उल्टियाँ हो रही हैं? पूरा सारी जांच करनी पड़ेगी इकरा, उसके बाद ही हम यहाँ बैठकर आपकी समस्या का बारे में समाधान नहीं दे पाएंगे। फिलहाल आप किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाएं, यही हमारी राय है। और सीधा सवाल इनका पाइल से भी जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए फिलहाल हम आपके प्रश्न को शामिल नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अनुवांशिक कारण कई आए हो सकते हैं, प्लस बात आई थी लंबे समय तक एलोपैथी दवाइयों का सेवन, तो उसका भी अपने आप में कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। ऐसे में होम्योपैथी, आप मुझे बताइए कितना सक्सेसफुल रहा है पाइल्स के मामलों में होम्योपैथी ट्रीटमेंट? होम्योपैथी का सक्सेसफुल रेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक ही कंडीशन है
कि अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं जो क्वालिफाइड है और जो एक सिंगल रेमेडी में विश्वास रखता है, जो लोग कॉम्बिनेशंस देते हैं इस मतलब वो मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। एक सिंगल रेमेडी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होगी, जो पेशेंट के अपने साइन एंड सिम्टम्स के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार, उसकी डिज़ायर एवर्जेंस के अनुसार जो दवाई छांटते हैं वो बॉडी के हर सेल पर अफेक्ट करती है। तो अगर वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा समाधान है, बहुत अच्छा समाधान। ठीक है। और ट्रीटमेंट को लेकर आखिर में आप कुछ कहेंगे डॉक्टर भट्टाचार्य जी? आपने स्टेज वाइज हमें सब कुछ पहले ही बताया है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती और काफ़ी कुछ अपने एक तरह से कहें कि नियंत्रण करके अपनी जीवन शैली में उसे ठीक किया जा सकता है। तो आखिर में कुछ और बताना चाहेंगे आप इसे लेकर? मैं दोबारा वही बताना चाहता हूँ, पाइल्स की रोग को आप लोग नज़रअंदाज नहीं कीजिए। पहले तो उनको कोई विशेषज्ञ या डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है और वही आपको डिसाइड करेंगे किस टाइप के इलाज से आपको फ़ायदा हो सकते हैं। सर्जरी एक इलाज है जो हम लोग लास्ट रिजॉर्ट मानते हैं, बिल्कुल सबके शेष में ख़त्म। बाकी इलाज से जब इलाज नहीं हो रहा है तब भी हम लोग सर्जरी के आगे तक ले जाते हैं और सर्जरी करना है नहीं करना है वो एक सर्जन ही डिसाइड कर पाएंगे। जी, तो इसी के साथ इस कार्यक्रम का समय पूरा हो गया है। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमने पाइल्स के कारणों, उसकी गंभीरता, स्वास्थ्य पर असर और इसे दूर करने के उपाय के बारे में बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आज बताई गई सलाह और सुझाव को अपनाकर आप भी इससे दूर रहेंगे और एक स्वस्थ जीवन शैली और खान पान अपनाकर स्वस्थ जीवन जिएंगे। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक पे फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।